मान लीजिए आपने एक प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले आपने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया और फिर आप बुक्स, ब्रोशर्स वगैरह प्रिंट करना शुरू करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो इस बिजनेस में कैश आउटफ्लोज भी होंगे और इनकम के जरिए कैश इनफ्लोज भी आएंगे। साथ ही 5 साल बाद आप अपनी प्रिंटिंग मशीन को बेच भी सकते हैं, जिससे आपको एक एडिशनल इनकम मिल जाएगी। सही है। अब इस पूरी सिचुएशन में आपने एक्चुअल में कितना एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कमाया? सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इस सवाल का जवाब आसानी से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर से निकाला जा सकता है। फाइनेंस में आईआरआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स, इसकी फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस, इसके यूजेस और बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको आईआरआर को अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आईआरआर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस शीट में हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट है। किसी भी प्रोजेक्ट में आमतौर पर क्या होता है, आप शुरुआत में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और फिर आप एक समय के बाद रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है। इस प्रोजेक्ट में शुरुआत में ईयर जीरो पर एक कैश आउटफ्लो है जो है $200, ठीक है। और फिर ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री में कैश इनफ्लोज है। उसके बाद कुछ नहीं, प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं और ये इनिशियल ईयर का कैश आउटफ्लो है। अब इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। शायद अभी आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता, लेकिन थोड़ी ही देर में आप सीख जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है। अब एनपीवी निकालने के लिए हमें एक डिस्काउंट रेट चाहिए, राइट? और आईआरआर को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वो एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जहां एनपीवी जीरो हो जाता है। तो इस केस में सबसे पहला स्टेप आईआरआर निकालने के लिए ये होगा कि हम एक डिस्काउंट रेट अस्यूम करें। मान लेते हैं कि ये 10% है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जब हमें 10% डिस्काउंट रेट पर एनपीवी मिल जाएगा, तो हम कुछ इटरेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके उस पॉइंट को ढूंढ सकते हैं जहां एनपीवी जीरो हो जाता है। हम वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले इस प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाद में आइटरेशन मेथड देखेंगे। तो ईयर वन के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? ईयर वन का कैश फ्लो है 110, तो प्रेजेंट वैल्यू होगी 110 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपका डिस्काउंट रेट, राइट? अब ईयर टू के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। ईयर थ्री के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 130 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% टू द पावर ऑफ 3। तो इन सभी प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल निकालें तो हमें मिलता है 296.84। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमें पता चल गया कि कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू 296.84 आया है। कैश आउटफ्लो कितना है? कैश आउटफ्लो है $200, राइट? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली इन दोनों कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज का टोटल होता है। जब हम टोटल करते हैं तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाता है। तो इस केस में क्या हुआ? हमें एक पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू मिला, राइट? अब हमें ये भी पता है कि डिस्काउंट रेट और नेट प्रेजेंट वैल्यू का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, राइट? तो जैसे जैसे आप डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक? और हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाए, और वही आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो अगले स्टेप में मैं इटरेशन शुरू करूंगा और धीरे धीरे डिस्काउंट रेट को बढ़ाऊंगा, 10% से 15%, फिर और आगे। चलिए देखते हैं 15% पे क्या होता है। तो जब डिस्काउंट रेट 15% हुआ तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होकर 71.87 हो गया। अगर हम डिस्काउंट रेट बढ़ाकर 20% कर दें तो ये 50.23 हो गया। 30% पर कितना होगा? ये 14.79 हो गया। अब चलिए 35% ट्राई करते हैं। यहाँ हमें मिल रहा है 0.16, जो ज़ीरो के काफ़ी करीब है। अगर 36% लें तो अब ये नेगेटिव हो गया, -2.56।
तो बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 35% और 36% के बीच में है। चलिए 35.1% ट्राई करते हैं। ये फिर से जीरो के करीब आ गया। अब 35.05%, ये आया 0.02। अब 35.055%, ये आया 0.01। तो हम धीरे धीरे एग्जैक्ट वैल्यू के करीब आ रहे हैं, सही है। तो जब डिस्काउंट रेट 35.059% हुआ, तब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गया, और यही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो यहाँ हमें हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, और ये कुछ और नहीं बल्कि वही रिटर्न है जो हमें प्रोजेक्ट से मिलता है। तो ये पहला तरीका था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, जो हमने सीखा, और इसे आइटरेशन या ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल है। ये सेकंड मेथड एक्सेल फंक्शन आईआरआर को यूज करता है, और जो लॉन्ग फॉर्म कैलकुलेशंस हमने अभी तक किए वो यहाँ बिल्कुल भी जरूरी नहीं होते, क्योंकि एक्सेल सिर्फ 1 सेकंड में आंसर दे देता है। तो चलिए इसे करते हैं। अब हम आईआरआर फंक्शन सीखने वाले हैं। ये फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है, इक्वल टू आईआरआर, और इसमें दो चीजें चाहिए, वैल्यूज और गेस। इन दोनों का मतलब समझते हैं। वैल्यूज कुछ और नहीं बल्कि आपके कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज होते हैं, मतलब आपके ओवरऑल कैश फ्लोज। यहाँ D7 से हमारा कैश आउटफ्लो है, और ये सारे कैश इनफ्लोज हैं। अब आता है दूसरा पार्ट, गेस। गेस का मतलब क्या है? याद है, हमने डिस्काउंट रेट 10% से स्टार्ट किया था, और फिर धीरे धीरे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की तरफ बढ़े थे। ठीक उसी तरह एक्सेल को भी किसी गेस से स्टार्ट करना पड़ता है। ये 5% हो सकता है, 2% हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो चलिए मैं 5% से स्टार्ट करता हूँ और बस एंटर दबाता हूँ। अब जो इटरेशंस हमने मैन्युअली की थी वो सारी एक्सेल खुद कर लेगा, और देखिए आंसर आ गया। यहाँ पर हमें मिला 35.0591%। तो आप देख सकते हैं ये मेथड कितना आसान है, और ज़्यादातर एनालिस्ट्स इसी मेथड को प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये क्विक और एफिशिएंट है। अब हमने दो तरीके सीख लिए, ट्रायल एंड एरर मेथड और आईआरआर एक्सेल फंक्शन मेथड। और हमें ये भी पता चल गया कि एक्सेल वाला मेथड कितना ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आपको आईआरआर का एक्चुअल फॉर्मूला देखना हो तो ये रहा। अब इसे देखकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये वही चीज़ है जो हमने डिस्कस की, बस इसे थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। यहाँ हमारे पास एनपीवी है, जो कि ज़ीरो के बराबर है। सही है ना? हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जहां एनपीवी ज़ीरो हो जाता है। तो यही इस लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया है। अब इस पार्ट को देखिए, जहां CF0, कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2 आदि दिए गए हैं। ये वही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की थी। कैश फ्लो 0 यानी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। यहाँ हमारे पास $100 का कैश आउटफ्लो था, तो यही CF0 हुआ। और CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस IRR टू द पावर ऑफ 1, और इसी तरह आगे भी चलता है। ये सब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस को दर्शाता है। तो IRR का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के बराबर हो जाती है, तो NPV ज़ीरो हो जाता है। और जिस डिस्काउंट रेट पर यह बैलेंस बनता है वही आपका IRR होता है। अब अगर आप मैन्युअली पेन और पेपर से आईआरआर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसे हाथ से सॉल्व करना आसान नहीं है। इसी वजह से या तो आप एक्सेल में ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीधे आईआरआर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को विजुअली समझते हैं, और इसके लिए हम एक शीट यूज़ करेंगे जिसे एनपीवी प्रोफाइल वर्सेस डिस्काउंट रेट्स कहते हैं। इस शीट में दो चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ हमारे पास डिस्काउंट रेट्स हैं, और हर डिस्काउंट रेट के लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि जैसे जैसे हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, हमें एक ग्राफ मिलेगा जो दिखाएगा कि एनपीवी और डिस्काउंट रेट के बीच क्या रिलेशन है। अब इस बात को समझिए कि एनपीवी और डिस्काउंट रेट का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता है एनपीवी घटता जाता है।
हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, तो अब बस इसे विजुअली देखना है कि एनपीवी कैसे मूव करता है और किस पॉइंट पर ये ज़ीरो हो जाता है। यही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, ठीक है? तो चलिए, हर डिस्काउंट रेट के लिए एनपीवी कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये ग्राफिकली कैसे मूव करता है। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए मैं वही एनपीवी फंक्शन यूज़ करूँगा जो हमने पहले यूज़ किया था। सबसे पहले हमें रेट देना होगा और फिर वैल्यूज़। ये फ्यूचर वैल्यूज़ हैं, 110, 120, 130, और फिर हम कैश आउटफ्लो भी ऐड करेंगे। तो इस हिस्से से हमें फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा और ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा, सही है ना? और यही हमारा एनपीवी बनेगा। अब जब हमारे पास 0% के लिए एनपीवी का कैलकुलेशन आ गया, तो हम बाकी डिस्काउंट रेट्स के लिए भी यही कर सकते हैं। मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन एक छोटी सी ट्वीक करनी होगी। जब मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूंगा, तो मैं डॉलर साइंस यूज करूंगा ताकि ये रेंजेस मूव ना करें। डॉलर साइंस लगाने से ये स्टैटिक रहते हैं, मूव नहीं करते। लेकिन अगर मैंने किसी सेल रेफरेंस जैसे C11 के आगे डॉलर साइन नहीं लगाया, तो C11 जो कि डिस्काउंट रेट है, वो ऊपर से नीचे मूव करता रहेगा जैसे जैसे हम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है? अगर आपको और डिटेल में समझना है, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस को देख सकते हैं। इससे आपको इस फॉर्मूला का सही मतलब समझ आ जाएगा। अब मैं बस एनपीवी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब 10% के लिए एनपीवी फिर से कैलकुलेट हो गया है, सही है ना? और जैसे जैसे हम ये करते हैं, राइट हैंड साइड पर ग्राफ भी धीरे धीरे प्लॉट होता जा रहा है। तो चलिए, इसे जल्दी से करते हैं। जैसे ही हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, आप देख सकते हैं कि एनपीवी शुरू में पॉजिटिव था, लेकिन 100% पर ये नेगेटिव हो चुका है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाती है। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हमने कैसे डिफाइन किया था? आईआरआर वो रेट होता है जहां एनपीवी जीरो हो जाता है, सही कहा ना? मतलब वो डिस्काउंट रेट जिस पर एनपीवी एग्जैक्टली जीरो होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें पता है कि आईआरआर कितना है, तो चलिए इसे डालकर देखते हैं। यहाँ मैंने 35% लिया है, जो कि एक राउंडेड नंबर है। अब मैं एग्जैक्ट नंबर डालता हूँ, 35.0591%, ठीक है? और जैसे ही मैंने ये डाला, आप देख सकते हैं कि एनपीवी जीरो हो गया। तो इस एनपीवी प्रोफाइल की मदद से आपको क्लियर समझ आता है कि एनपीवी डिस्काउंट रेट के साथ कैसे मूव करता है, और जिस पॉइंट पर एनपीवी जीरो होता है, वही आपका आईआरआर होता है, ठीक है? इससे आपको विजुअली समझ आता है कि आईआरआर आखिर है क्या। आईआरआर कैपिटल बजटिंग में बहुत यूजफुल होता है, खासकर जब आपको दो प्रोजेक्ट्स कंपेयर करने हो या फिर डिसाइड करना हो कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए और कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो आईआरआर को जरूर समझना चाहिए। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल वही है जो हमने पूरे वीडियो में यूज किया है, और इसके अलावा मैंने एक और हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है ताकि चीजें सिंपल रहें। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम ये समझें कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सा रिजेक्ट, या फिर दूसरे को रिजेक्ट करके पहले वाले को एक्सेप्ट करें। तो हमें क्या करना चाहिए? अब ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पूरी तरह से आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर डिपेंड करता है, ठीक है? इसे हम केडी कह सकते हैं, जिसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। ये बेसिकली मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न आना चाहिए। तो इसको मैं केडी या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहूँगा, ठीक है? अब अगर आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट से ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट किया था, सही कहा ना? ऐसे केस में आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कम हो। इस केस में आपको प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए, यानी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो एक बार फिर से रैंडमली अज्यूम कर लेते हैं कि ये 10% है, ठीक है? इस एग्जाम्पल में मैंने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% लिया है। चलिए दोनों केसेस के लिए आईआरआर निकालते हैं और ये समझते हैं कि हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आईआरआर फॉर्मूला यूज करूंगा। वैल्यूज में सारे कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज आएंगे और फिर एक गेस डालूंगा, मान लेते हैं 5%। तो यहाँ पर हमें मिला 35%, यानी 35.06%, ठीक है? लेकिन दूसरे केस में क्या होगा?
फिर से आईआरआर फॉर्मूला यूज करते हैं, वैल्यूज डालते हैं और गेस लेते हैं 5%। तो यहाँ पर हमें मिला 7.27%। अब पहले केस में 35.06% 10% से ज़्यादा है, तो इस केस में हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंपल है ना। दूसरी तरफ जब हम दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं तो वहाँ 7.27% 10% से कम है, तो इस केस में हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आप दो प्रोजेक्ट्स कंपेयर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट। अब चलते हैं आईआरआर के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की तरफ। सबसे ज़्यादा आईआरआर का यूज़ कैपिटल बजटिंग में किया जाता है। ये उन बिजनेसेस के लिए काफ़ी मददगार होता है जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। जब तक आपका आईआरआर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक और बड़ा यूज़ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में होता है, जहां आईआरआर का इस्तेमाल किया जाता है ये समझने के लिए कि अलग अलग बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है। सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, एक इंडिविजुअल के तौर पर भी आप आईआरआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस वगैरह का सही परफॉर्मेंस समझ सकते हैं। इसके अलावा आप आईआरआर का यूज़ अपनी कंपनी के शेयर बायबैक प्रोग्राम्स को एनालाइज करने के लिए भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो कितना इफेक्टिव हैं। लेकिन आईआरआर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो चलिए अब उनके बारे में भी बात करते हैं। आईआरआर की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जब किसी प्रोजेक्ट में कुछ सालों तक पॉजिटिव कैश फ्लोज आते हैं और फिर किसी साल नेगेटिव कैश फ्लो आ जाता है, तो वहाँ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे केसेस में मल्टीपल आईआरआर आ सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाए। एक और लिमिटेशन ये है कि आईआरआर पूरी तरह कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज पर बेस्ड होता है, जो खुद ही एस्टिमेट्स होते हैं। सही कहा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह के असम्पशंस आप प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू से जुड़े हों या एक्सपेंसेस से, वो आपके एनालिसिस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि दो अलग अलग एनालिस्ट्स कभी भी सेम असम्पशन पर नहीं पहुंचेंगे, है ना। एक और दिक्कत तब आती है जब अलग अलग साइजेस के प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना हो। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ $100 चाहिए, जबकि दूसरे को $10 लाख चाहिए। अब अगर दोनों का आईआरआर सेम हो तो कौन सा प्रोजेक्ट चुनेंगे। इसी तरह की प्रॉब्लम तब भी आती है जब अलग अलग टाइम होराइजन्स वाले प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना हो। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट सिर्फ 1 साल के लिए है और दूसरा 10 ईयर्स के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आईआरआर का कंपैरिजन करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है।